नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक परिषद की 5 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें आरक्षण की समीक्षा और SC/ST एक्ट के दुरुपयोग को लेकर चिंताएं ज्यादा हैं। इन्हीं सब मामलों को लेकर हमारे सहयोगी शेखर त्रिवेदी ने परिषद के राष्ट्रीय महासचिव रमेश सिंह से खास बातचीत की है। आपको सुनाते हैं रमेश सिंह ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। भारतवर्ष अलग अलग जातियों, धर्मों, समूहों का एक ऐसा देश है जहां पर सब एक माले में पिरोई हुई किसी मोती की माला की तरह लगते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान हैं, अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद के राष्ट्रीय महासचिव रमेश सिंह जी। बहुत स्वागत है रमेश जी आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो परिषद के उद्देश्य हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और सामाजिक सरोकारों से जिसको लेकर के जिन उद्देश्यों के साथ इस परिषद का गठन किया गया वो कहां तक पहुंचे। जी, अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद का गठन 15 जनवरी 2015 को हुआ। परिषद ने जिन अपने उद्देश्यों को लेकर परिषद का गठन किया, जिसमें क्षत्रिय समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिए, क्षत्रिय समाज में जो लोग शिक्षित नहीं हैं उनको शिक्षा देने के लिए, तथा समाज में जो भी साथी या समूह में ऐसे लोग हैं जिनको आवश्यकता है कि हम लोग उनकी सेवा करें, उनकी समस्याओं का निदान करें, परिषद उन्हीं विभिन्न कार्यों पे अपना काम कर रही है। और आज की तारीख में परिषद पूरे देश में लगभग 8 प्रदेशों में अपना संगठन को मजबूत कर लिया है और कई प्रदेशों में भी संगठन के साथी जुड़ रहे हैं। जी, अभी किस तरीके से आगे की योजनाएं आप लोगों ने बनाई हैं, किस तरीके के कार्यक्रम हैं? अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण पिछले 5 वर्षों से अपनी विभिन्न 5 मांगों को लेकर आंदोलनरत है, जिसमें से पहली प्रमुख मांग है सवर्ण आयोग का गठन हो। दूसरी हमारी मांग है कि आरक्षण में की पूर्ण समीक्षा हो। आरक्षण सभी धर्मों और सभी जातियों के लोगों को आर्थिक आधार पर दिया जाए। और चौथी हमारी मांग है कि आरक्षण के साथ साथ जो प्रोन्नति में आरक्षण है ये पूर्णतः समाप्त हो। और एक जो सबसे बड़ी समस्या है समाज में वो है SC/ST एक्ट, जो काला कानून है, इस कानून को समाप्त किया जाए। इन 5 मांगों को लेकर अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद विगत 5 वर्षों से लगातार संघर्ष करता आ रहा है। रमेश जी, मैं एक एक बिंदु पर आपसे अलग अलग चर्चा करता हूं। एक तो ये कि आरक्षण को लेकर के हमारे देश में बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। जिस तरीके से मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया गया 89 ऑनवर्ड्स, हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस तरीके से हैं जिसकी समीक्षा की बार बार बात भी आती है। अलग अलग फोरम पर अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने इस बात को उठाया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ये कहना है कि आरक्षण कभी नहीं समाप्त होगा, आरक्षण को हम ख़त्म करने नहीं जा रहे हैं। इस तरीके की भी बातें आई जब समाज में एक इस तरीके की बात फैल गई कि नहीं, बीजेपी की सरकार आरक्षण को ख़त्म कर देगी। तो जो आप बात कह रहे हैं वो किस चीज़ के करीब है? प्रधानमंत्री की बात के करीब है या आपकी कोई बात ऐसी है जो अलग तरीके से है? नहीं, मेरा जो मानना है, अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद जो लगातार संघर्ष करता आ रहा है उसमें आरक्षण की पूर्ण समीक्षा हो। जिस आरक्षण की आवश्यकता 10 वर्षों के लिए संविधान में इसको किया गया था, वो लगातार वोट बैंक की राजनीति को लेकर बढ़ता चला जा रहा है। आज की स्थिति ये है कि आरक्षण की वजह से हमारे समाज में शिक्षा हो चाहे अन्य चीज़ें हों, हर जगह आरक्षण का एक ऐसा कुचक्र है जिसकी वजह से प्रतिभाओं का पूरा हनन होता जा रहा है। और इसका दुष्परिणाम हमें देखने को प्रायः अक्सर मिलता रहता है। ये आरक्षण जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक हम लोगों को सही मायने में कहीं पर भी बैठने के लायक नहीं रखा जाएगा। ये मेरा मानना है। जो समीक्षा आपका कहना है उसमें हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी मतलब एक क्रीमी लेयर को अलग किया गया है। इसी तरीके से आर्थिक आधार पर भी आरक्षण की पद्धति को लागू किया गया। सवर्णों के लिए भी जो आरक्षण आप कह रहे हैं उसमें भी आर्थिक आधार पर ही सही, लेकिन जो सवर्ण तबका है उसके लिए भी एक बंदोबस्त किया गया है। तो ऐसे में जो आपकी मांगे हैं वो किस तरह से
एग्जीक्यूट हों, इसको लेकर के भी कुछ प्लान है क्या? अभी जो हम लोगों ने ये आंदोलन किया है आरक्षण का, तो आरक्षण का आंदोलन, हमें सवर्ण को आरक्षण मिले ये मेरी मांग नहीं है। हमारी मांग ये है कि आरक्षण सभी को मिले, आर्थिक आधार पर मिले। जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, जिनकी आय उतनी नहीं है कि वो आय, गरीब हर वर्ग में है, वो सवर्ण में भी हैं, बैकवर्ड में भी हैं, और SC/ST एक्ट SC/ST में भी हैं, और अनुसूचित जनजाति में भी हैं। तो मेरा और परिषद का ये आंदोलन है कि जो भी आरक्षण की समीक्षा हो, तो आरक्षण सभी वर्गों को और सभी जातियों के लोगों को आर्थिक आधार पर दिया जाए, जिससे ये समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और सभी को इसका लाभ मिलेगा। ये एक अलग तरीके की चीज़ यहाँ पर परिषद की तरफ से देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी जो आरक्षण है वो जातियों वर्गों के आधार पर है, जातियों के आधार पर है। अब ये कहा जा रहा है कि चाहे वो सवर्ण हो, सवर्णों में भी किसी भी बिरादरी के हों, इसी तरीके से जो OBC वर्ग है, इसी तरीके से जो SC/ST वर्ग है, SC हैं, उन सब को आरक्षण मिले, यानी समाज के हर व्यक्ति को आरक्षण मिले, लेकिन जिसको ज़रूरत है उसको ऊपर रखा जाए, यानी जिसको ज़रूरत है आरक्षण की उसको कायदे से आरक्षण दिया जाए, फिर वो किसी भी जातीय वर्ग से आता हो। इसमें एक चीज़ ये भी है कि जब इस तरीके की चर्चा होती है तो एक समाज में अजीब तरीके का माहौल हो जाता है। लोगों को लगता है कि जो अलग अलग कैटेगरी में जिनको आरक्षण मिला हुआ है, उनको ये लगता है कि बताइए हमारा हक तो नहीं मारा जा रहा है, या कई लोग जो जातीय आधार पर ही पॉलिटिक्स करते हैं, उनको एक ऐसा मौका मिल जाता है जो कहते हैं नहीं साहब बताइए ये जो है आरक्षण ख़त्म होने जा रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई सरकार साफ नियत से आपकी बात को समझे और आगे बढ़े, लॉजिक है आपके पास अपनी दलील है, लोग भी समझते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो जाति आधारित राजनीति ही करते हैं, जिनको ये सबका साथ सबका विकास समझ में नहीं आता है, वो अक्सर ऐसे मौके की ही तलाश में रहते हैं। यही मेरा कहना है कि जो इस पर राजनीति होती है, ये राजनीति की ही भेंट आरक्षण चढ़ गया, और जिन प्रतिभाओं को आगे बढ़ना चाहिए उनका हनन हो रहा है। हमारा आंदोलन भी इसी दिशा में है कि जिन लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए, वास्तव में जिनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिलता है। एक विशेष वर्ग के लोगों को, विशेष व्यक्ति के लोगों को ही मिलता है, वही बार बार आरक्षण का लाभ लेते आ रहे हैं, जबकि ये चीज़ समाप्त होनी चाहिए। आरक्षण की परिधि के अंतर्गत उन्हीं को आरक्षण मिले, उन्हीं को उनको लाभ मिले जो उसकी परिधि में आते हों। सवर्ण में भी ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को नहीं सुनने वाला कोई है। तो ये मेरा यही मानना है और मेरे परिषद का भी यही मानना है। इसी विषय पर अभी पिछले 2018 में हम लोगों ने 1 महीने का अनवरत धरना दिया था लखनऊ में, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अवधेश सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। फिर जन जागरण यात्रा भी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में निकाला था। तो जो आपने बात कही है कि उसमें हमें जन समर्थन भी मिला हर वर्ग का, उस बात को हम लोगों ने समझाने का पूरा प्रयास किया उनको, और उन लोगों ने समझे और सभी वर्ग के लोगों ने समर्थन हमारा किया। तो जो आप कहना चाह रहे हैं वो सही है, मैं उसी दिशा में काम कर रहा हूं, लेकिन राजनीतिक लोग इस बात को नहीं समझते हैं और उसको दिशा भ्रम कर देते हैं। तो ये शायद एक इसकी भी चिंता ऐसे ही संगठनों को और लोगों को करनी पड़ेगी जो दरअसल सही तरीके से अपनी बात को रखना तो चाहते हैं, लेकिन वही बात है कि उसका फ़ायदा, चूंकि पॉलिटिकल सिनेरियो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, तो दूसरा फ़ायदा ना उठा ले, इस बात की चिंता हर राजनीतिक दल करेगा। एक बात और जो आपकी 5 सूत्री मांगे हैं उसमें आपने SC/ST एक्ट को लेकर के बात कही है। हम सबको पता है कि शहरों में और ख़ास तौर से अब जिस तरीके की राजनीति चल रही है, वो किसी भी वर्ग से आता हो, SC/ST हो चाहे OBC हो, अगर वो किसी पद पर विराजमान है तो जाहिर सी बात है कि अगर काम पड़ता है तो लोगों को किसी तरीके का संकोच नहीं है, किसी तरीके की अपनी बात रखने में कोई दिक्कत नहीं है। और शहरों में थोड़ा सा ये माहौल कमोबेश एक समरसता भरा हुआ भी है, लेकिन गांव गली में हम अभी भी देखते हैं कि जो ऊंची जातियां हैं उनको ख़ास तौर से इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब SC/ST एक्ट के तहत उन पर मामला दर्ज होता है। कई मामले ऐसे हैं जिसको अदालत ने भी माना कि ये मैलाफाइड इंटेंशन से हुआ, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं उन जगहों पर कई बार SC/ST वर्ग ऊंची जातियों का शिकार भी हो जाता है। स्वाभाविक है। अब इस काले कानून का हम लोग इसे विरोध भी कर रहे हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद इस पर लगातार इसका विरोध कर रहा है कि इस काले कानून की वजह से तमाम झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं। पेपर में आपने देखा है,
आए दिन मीडिया के माध्यम से भी जानकारी मिलती है। इस कानून की ज़रूरत नहीं है। पहले जिस कानून में हल्की सी राहत थी कि दर्ज होने के बाद इसमें जांच होगी, जांच के बाद गिरफ्तारी होगी, इस कानून में संशोधन होने के बाद में कि आप जांच नहीं, पहले गिरफ्तारी फिर जांच। तो जब गिरफ्तारी हो जाएगी, जांच बाद में होगी, तो फिर वो सामने वाला अपना पक्ष कैसे रख पाएगा? तो ये एक भ्रामक स्थितियां हैं। आप SC/ST एक्ट का इससे दुरुपयोग हो रहा है, तमाम लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। और ये जो आपने कहा इंटेंशन के माध्यम से ही सिर्फ ये, और अब ये इसमें एक ये भी प्रावधान है कि SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज करने के बाद में पीड़ित को पैसा भी मिलता है सरकार द्वारा। तो इस लालच में भी तमाम सारे फर्जी मुकदमे दर्ज होते हैं। लेकिन ये तो कहा गया है ना कि मतलब जांच होगी, उसमें ऐसा नहीं है कि लेकिन जांच बाद नहीं में होगी, बाद में है। पहले क्यों नहीं? पहले हो, अगर वो दोषी है तो उसे तो फिर उन लोगों का कहना ये होता है कि वो जो जातियां, ऊंची जातियां हैं, उनका प्रभाव ज्यादा होता है, आज के समय में ऐसा नहीं है, ये केवल भ्रम फैलाया जाता है। और क्या IPC की धाराएं इतनी कमजोर हैं कि इस एक्ट की आवश्यकता है? वो ऑलरेडी उतनी उसमें धाराएं हैं, तमाम सारी धाराएं हैं जो लग जाती हैं, तुरंत उसमें गिरफ्तारी होती है और तुरंत जांच होती है। तो मुझे नहीं लगता है दो कानून की जरूरत है। ये सिर्फ और सिर्फ बेमनस्ता फैलाने के लिए उद्देश्य से बनाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समाज में, हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग तबके हैं, उनकी अलग अलग तरीके की रस्साकशी है। सरकार की तरफ से अलग अलग समय पे उनको प्रोटेक्शन देने के लिए कानून बनाए गए हैं। इसी तरीके से समाज का हर तबका लगातार आगे बढ़े, देश की प्रगति में अपना योगदान कर सके और कदमताल कर सके, इसके लिए एक दौर में आरक्षण की भी व्यवस्था की गई। उस दौर को लगातार आगे बढ़ाया जाता रहा। अब जब आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं और जिन उद्देश्यों के साथ में उन चीज़ों को ले करके उसकी रचना की गई, ऐसा लगता है समाज के एक हिस्से को कि उन चीज़ों को दोबारा से बैठ करके चिंतन करने की ज़रूरत है, उसकी समीक्षा करने की ज़रूरत है, उस पर मंथन करने की ज़रूरत है, ताकि ऐसे लोग जो समय से फ़ायदा लेकर के आगे बढ़ गए और उनको अब इस पीढ़ी में उस तरह की ज़रूरतें नहीं हैं, उनको अलग किया जा सके। और वास्तव में जो लोग अभी सवर्ण या किसी भी वर्ग के ऐसे लोग जो मुख्य धारा में अभी भी पिछड़े हुए हैं, जिनको ज़रूरत है दरअसल आरक्षण की या फिर ऐसे मौक़ों की जिससे वो अपना विकास कर सकें, उन तक वो लाभ उस चीज़ का, उस कानून का सही मायने में पहुँचे। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार ऐसे संगठनों की मांग को सुनेगी और समय रहते उसका निराकरण भी करेगी, क्योंकि समाज में, लोकतंत्र में खास तौर से यही सबसे बड़ी चीज़ है कि हम सबकी सुनते हैं, सबको साथ लेकर के चलते हैं और सबके विकास की बात करते हैं। अगले कार्यक्रम में अगली शख्सियत के साथ में होगी चर्चा। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे साथ अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष अवधेश सिंह जी हैं। अवधेश जी, आपकी क्या मांगे हैं, किस तरीके से आप अपनी मांग को लेकर के दिल्ली जा रहे हैं? हमारी मांगें जो हैं, इसको लेके पुराना संघर्ष हमारा चल रहा है और 2018 में 5 सितंबर 2018 को वीर बहादुर प्रतिमा के पास सामने हम लोग धरने पे बैठे थे और मेरा अनवरत 1 महीने का धरना था। बाकी साथी सब रोज आते जाते थे, लेकिन मैं 1 महीने वहाँ पर धरना था। बीच में स्वास्थ्य मेरा गड़बड़ हुआ। दिल्ली में जो धरना है 27 अक्टूबर को, उसमें 5 मांगों को हम लोगों ने रखा हुआ है। पहली मांग है संवर्ण आयोग का गठन हो, दूसरी मांग है SC/ST एक्ट समाप्त हो, तीसरी मांग है प्रमोशन में आरक्षण समाप्त हो, चौथी मांग है जो आरक्षण है वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हों, चाहे जिस जात के, चाहे जिस वर्ग के हों, सबको मिले। इन मांगों को लेके हम लोगों का आंदोलन 27 अक्टूबर को है और उसमें हम लोग जा रहे हैं। तो किस तरह की तैयारी है, क्या क्या वहाँ पर, किस तरीके से पूरा ये आपका आंदोलन आगे बढ़ेगा? तैयारी चूँकि पहले से भी हम आंदोलन के अनुभव है, तो उत्तर प्रदेश में तो करीब 10-5 ज़िले भले छूट जाएं, बाकी सभी ज़िलों के प्रतिनिधि वहाँ पे पहुँच रहे हैं और देश के करीब 10 प्रदेशों के लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। तो बहुत बड़ा कार्यक्रम तो नहीं है, लेकिन 1000 से कम की संख्या तब भी नहीं होगी। जो प्रतिनिधि जाएंगे तो 1000 लोगों की संख्या होगी और वहाँ धरना, बेहतर धरना होगा। तो जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है, समाज के अलग अलग वर्गों से लगातार उनकी जो अपनी मांगे हैं उसको लेकर के भी
आवाज़ें उठने लगी हैं। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से सरकार सभी वर्गों को साथ में लेती है, उनकी बात सुनती है, किस तरह के आश्वासन देती है और फिर आगे बढ़ती है। कैमरा साथी राजेश के साथ शेखर त्रिवेदी, लखनऊ। तो वहीं राजस्थान के जयपुर में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। चुनाव प्रबंधन समिति के चेयरमैन माननीय नारायण पंचार्य जी, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राव राजन सिंह जी, हम सब के वरिष्ठ नेता आदरणीय अवकाश सिंह जी लखावा साहब, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय अलका जी, महामंत्री माननीय मोतीलाल जी, मंत्री पीकेश जी, यहाँ उपस्थित सभी इस समिति के सभी हमारे वरिष्ठ सहयोगीगण, पत्रकार मित्रों, आप ही के सामने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब ने अपनो राजस्थान अभियान की शुरुआत की थी। सुझाव आपका, संकल्प हमारा, इस ध्येय के साथ 51 रथों की झंडी दिखाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जयपुर की इस तरह से शुरू किया था। और मोटरसाइकिल पे भी सुझाव पेटिकाओं के माध्यम से राजस्थान के कोने कोने से सुझाव आपका, संकल्प हमारा, आप जो सुझाव देंगे उस आधार पर हमारा संकल्प पत्र होगा। इस ध्येय के साथ पूरे राजस्थान में 200 ही विधानसभाओं में रथ और हमारी सुझाव पेटिका गई, हमारे कार्यकर्ता साथी गए और लगभग 8000 सुझाव पेटिकाएं पूरे राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर सुझाव के लिए गई और लगभग 5650 चौपालें आयोजित की गई। और अपने राजस्थान कार्यक्रम के निमित्त राजस्थान के जयपुर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एलईडी रथों को 200 विधानसभा के चुनाव प्रचार के लिए रवाना किया गया है। रथों को प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल, चुनाव से प्रभारी नितिन पटेल, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष नारायण पंचार्य सहित अन्य नेताओं ने हरी झंडी दिखाई। ये रथ केंद्र की मोदी सरकार की विभिन्न उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएगा। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसे अनुभवी और वरिष्ठ नेता की ईडी पर अभद्र भाषा का प्रयोग उनके डर और चुनाव की संभावित हार को दिखा रहा है। उनको ये डर सता रहा है कि उनकी सरकार का काला चेहरा जो अब तक छिपा हुआ था वो जनता के सामने आ चुका है, जो उनकी सत्ता जाने का कारण बनेगा। सीपी जोशी ने राजस्थान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गहलोत सरकार ने लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद किया है, गरीब, दलित, वंचित के बेटे की नौकरी के हक को बेचने का काम किया है। आरपीएससी के सदस्य कह रहे हैं कि हम पैसे देकर सदस्य बने हैं। तो लखनऊ के गोमती नगर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के उपलक्ष्य में मिलेट पुनरुद्धार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्री अन्न महोत्सव, राज्य स्तरीय श्री अन्न प्रदर्शनी और कार्यशाला का शुभारंभ किया। डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी आज के समारोह में उपस्थित कृषि विश्वविद्यालय के विद्यालयों के हमारे कुलपतिगण, महानिदेशक उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, प्रदेश के विभिन्न जनपदों से यहां पर उपस्थित सभी एफपीओज, कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारीगण, प्रगतिशील हमारे अन्नदाता किसान और अन्य उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले
कृषि विभाग को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश मिलेट पुनरुद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत इस श्री अन्न महोत्सव के लिए हृदय से बधाई देता हूं। अगले 3 दिनों तक श्री अन्न महोत्सव का कार्यक्रम जहां प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होगा, वहीं कृषि के क्षेत्र में शोध और अनुसंधान की क्या अन्य गुंजाइश है, इसको लेकर के भी उपकार जो कृषि क्षेत्र में अनुसंधान के लिए बोर्ड है उत्तर प्रदेश शासन का, पिछले 34 वर्षों में इस बोर्ड ने अलग अलग क्षेत्र में कुछ नया कुछ करने का प्रयास किया है। इसे भी अपने 34वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं हृदय से बधाई देते हुए एक साथ इन दोनों कार्यक्रमों को जोड़ करके आने वाले समय में एक दूसरे की उपलब्धियों के माध्यम से हम सब प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप कृषि और कृषि अनुसंधान के क्षेत्र तो मिलेट 2023 को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की और संबोधित किया। आपको संबोधन सुना रहे थे, उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए अब आगे चलते हैं। लखनऊ में नई भाजपा के शिल्पकार पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में सीएम योगी ने शिरकत की और पुस्तक का विमोचन किया, साथ ही वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। सीएम ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। और इस पुस्तक के जो अनुवादक हैं कि नई भाजपा के शिल्पकार श्री सुनील त्रिवेदी जी, प्रकाशक हैं प्रभात प्रकाशन के श्री प्रभात कुमार जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले सभी सुधीजन, उपस्थित महानुभाव, इस नई कृति के लिए मैं सबसे पहले श्री अजय सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देते हुए विमोचन के अवसर पर उनका और उनकी पूरी टीम का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्टी की भूमिका क्या होनी चाहिए और पार्टी केवल एक संगठनात्मक ढांचा मात्र है या इससे इतर भी कुछ और, अगर ये सब देखना है तो भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कौशल को, जो पिछले 9-10 वर्षों के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में आज हम सब के सामने है, इसे आप देख सकते हैं। पार्टी सबसे बड़ी राजनीतिक दल दुनिया के अंदर तो है ही, लेकिन अपने संस्थापकों के द्वारा जिन मूल्यों और आदर्शों को ध्यान में रखकर के स्थापित की गई थी, उन सब के संरक्षण के साथ साथ, उन सबको अंगीकार करने के साथ साथ, जो भी पार्टी के संस्थापकों ने जिन बातों का उल्लेख स्थापना कालखंड में की थी, सरकार बनने के बाद उनका प्रभावी क्रियान्वयन, यह दूसरा पक्ष भी। अक्सर क्या होता है राजनीतिज्ञों के बारे में, अविश्वास का एक नया दौर शुरू होता है और ये तब शुरू होता है जब कथनी और करनी में कोई समन्वय नहीं होता।
आचार और विचार में समन्वय नहीं होता। जब व्यक्ति बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। सरकार बनने के पहले और सरकार बनने के बाद जब उसमें व्यापक अंतर देखने को मिलता है, तब वह विश्वास का प्रतीक बन जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज जिस दौर में है, जो कहा वही किया और जो किया उतना ही बोला। यह भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज की भारतीय जनता पार्टी वही कहती है जो कर रही है, वही कर रही है जो बोलती है। कथनी और करनी में कोई भेद नहीं, आचार और विचार में कोई भेद नहीं। दूसरा, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र की जो सबसे सहज और सरल परिभाषा दी है वह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन ने दी थी। फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।